हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स माध्यम में। आशा करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज करेंगे हम अपना टॉपिक पार्लियामेंट यानी कि संसद। हम जो है पिछली क्लासेस में अपना महान्यायवादी को कर चुके हैं पूरी तरीके से। ठीक है, आज हम करेंगे संसद को। और दोस्तों, इसमें जो है हम संसद को देखेंगे कि संसद की संरचना किस तरीके से हुई है और संसद जो है अब संरचना क्या है संसद की और ये किस किस से मिलकर के बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी देख लीजिए, क्योंकि उनमें भी जो है महत्वपूर्ण थ्योरी कराई गई है। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और दोस्तों, साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठना, जिससे कि आप साथ में नोट करते हुए चलते रहें। ठीक है, इसमें देखेंगे हम भारतीय संसद। ठीक है, तो इसमें देख लेंगे हम, हमारा पॉइंट दे रखा है कि भारत की संसद, जिसे संसद के नाम से भी जाना जाता है, संघ सरकार का यह विधायी एक अंग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान में संसद को देश के सर्वोच्च विधायी निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया है। यानी कि जो हमारा संसद है ये जो है एक हमारा विधायी सर्वोच्च निकाय के रूप में प्रथम माना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, अगला है हमारा अगला पॉइंट में, अपने निर्धारित संवैधानिक अधिकार क्षेत्र के अनुसार भारत की संसद कानून बनाती है। ठीक है, जो कानून बनाने का अधिकार है वो हमारी देश की संसद को दिया गया है। ठीक है, सरकार को जवाबदेह बनाती है तथा संसद की जीवंत लोकतांत्रिक भावना के प्रतीक के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसका जो हमारा संसद का काम है कि कानून बनाना और सरकार को किस तरीके से चलाना है, और सरकार का जो जवाबदेह होता है वो संसद के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें हम देख लेंगे हमारी जो संसद है उसकी संरचना क्या है। आर्टिकल 79 कहता है हमारी कि संसद की संरचना। ठीक है, संसद की संरचना जो है क्या है, तो संसद जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर के बनती है। ठीक है, और जो हमारा राष्ट्रपति है ये संसद का एक हमारा अभिन्न अंग होता है। ठीक है, और इसमें जो है हमारे दो पार्ट होते हैं संसद में, एक राज्यसभा एक लोकसभा। और जो अभी मैंने बताया आपको कि एक राष्ट्रपति हमारा अभिन्न एक अंग होता है। ठीक है, और राष्ट्रपति इसमें जो है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछली क्लासेस में, पूरी तरीके से हमने राष्ट्रपति को पढ़ा था, और आपने वो क्लास नहीं देखी तो उस क्लास को भी आप देख लेना। ठीक है, आगे देखेंगे हम, आर्टिकल हमारा 80 कहता है कि राज्यसभा की संरचना। ठीक है, राज्यसभा की संरचना दोस्तों, इसमें जो है हम राज्यसभा को, संसद को पूरी तरीके से पढ़ेंगे। जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हम लोकसभा को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। ठीक है, इसमें देखेंगे हम राज्यसभा की संरचना कैसी है। ठीक है, हमारे इसमें पॉइंट दे रखा है कि राज्यसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या होगी वो 250 हो सकती है। ठीक है, जो अधिकतम संख्या होगी। ठीक है, वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिनमें 233 हमारे निर्वाचित होकर के आते हैं और 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। ये 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और इनको जो है किस क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है वो देख लेंगे हम कि यह कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव रखते हो। इनको जो है इनकी जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम, आर्टिकल हमारा, इसमें आप कहेंगे कि आर्टिकल 81 कहाँ है हमारा, डायरेक्ट हम 82 पर आ गए। तो आर्टिकल जो 81 है उसके अंदर हमारी जो है लोकसभा को बताया गया है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी कल की, उसमें हम लोकसभा को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे। आज हम देख रहे हैं इसमें राज्यसभा को। ठीक है, आर्टिकल हमारा 82 है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन होना चाहिए। जो सदस्य संख्या होगी उसका जो है दोबारा से समायोजन होना चाहिए प्रत्येक जनगणना के बाद, यानी प्रत्येक 10 साल के बाद। तो ये देख लेंगे हमारा कब हुआ था। ये हुआ था हमारा 84वां संविधान संशोधन 2002 में। 1971 की जनसंख्या को आधार मानते हुए नई जनसंख्या नीति 2000 में लाई गई थी। ठीक है, जो जनसंख्या नीति आई थी वो 2000 में लाई गई थी, और उसके बाद में परिसीमन आयोग के द्वारा 2026 तक इनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जो 1971 की हमारी जनसंख्या थी, ठीक है, उसके बाद में 2000 में हमारे जो संविधान संशोधन 2000 तक, तो वो जो 1971 के बाद में सदस्य संख्या जो रखी गई थी वो 2000 तक की रखी गई थी। ठीक है, 2000 हमारा खत्म हो गया, उसके बाद में हमारा 84वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में। ठीक है, उसके बाद में जो है 2002 के संविधान संशोधन के बाद में जो है एक परिसीमन आयोग बनाया गया, और आयोग के द्वारा जो है जो जनसंख्या रखी गई, जो इनकी जो संख्या रखी गई थी 2026 तक वही संख्या रखी गई थी। ठीक है, मतलब जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे देखेंगे हम, आर्टिकल हमारा 83 क्या कहता है, इसमें सदनों की अवधि है। ठीक है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा की अवधि क्या है, इसमें हमारा आर्टिकल 83 में कहा गया है। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि राज्यसभा एक हमारा स्थायी सदन होता है जो कभी भंग नहीं होता।
ठीक है। राज्यसभा जो है कभी भंग नहीं होता है, ये एक स्थायी सदन होता है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, ये एक स्थायी सदन होता है, और जो इसके सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है, और जो सदस्य का कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष इनके सदस्य का कार्यकाल होगा, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। मतलब जो है वो अपने पद से हट जाते हैं, उनका जो है कार्यकाल पूरा हो जाता है, ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 जो सदस्य होंगे उनका 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त वो हो जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेंगे कौन सा सदस्य कब सेवानिवृत्त होगा। यह राज्यसभा सदस्यों की पदावधि आदेश 1952 में बताया गया है, ठीक है। एक नियमावली आई थी हमारी 1952 में, जो हमारे पहले चुनाव हुए थे, तो उसमें ये दिया गया था कि कौन सा सदस्य जो है हमारा कब सेवानिवृत्त होगा, ये उस आदेश के अंदर दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद हमारा 84 ये कहता है कि सदस्यों की योग्यताएं, ठीक है। जो हमारे सदस्य होंगे उनकी योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए, ठीक है। उसमें देख लेंगे हम, पहला है हमारा कि वह सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे हम, दूसरा हमारा पॉइंट ये कहता है कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष की वह आयु पूरी कर चुका हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो है वो उसकी आयु जो है 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा के लिए जो है उसकी आयु वह अपनी पूरी 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, वह संघराज्य या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन कोई लाभ का पद धारण न करता हो, यानी कि वह संघ के द्वारा या फिर किसी सरकारी कंपनी के द्वारा उसको जो है कोई भी लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी लाभ के पद पर वह नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा, किसी गंभीर सजा में समायुक्त ना हो, यानी कि मान लो कोई केस वगैरह है और उसके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो उसमें वो समायुक्त नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं होना चाहिए। गंभीर सजा यानी कि उसने नहीं काट रहा हो। अगला पॉइंट है हमारा, चुनाव संबंधी किसी अपराध के कारण उसे चुने जाने के अधिकार से वंचित नहीं किया गया हो, ठीक है। जैसे मान लो चुनाव से संबंधित है, कोई अपराध उसने कर दिया हो चुनाव से संबंधित, मान लो चुनावों में कोई उसने हेर फेर कर दी हो पिछले चुनावों में, ठीक है, और जो है उसको जो है उसकी जो सदस्यता, मान लो वो पहले इसमें देखेंगे कि वो सदस्य था, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है। चुनाव हुए, चुनाव होने के बाद में मान लो उसने चुनावों में कोई हेर फेर कर दी, ठीक है, और उसके ऊपर जो है केस लग गया, ठीक है, तो फिर इसमें कहा गया है कि जो किसी अपराध के कारण उसे चुने जाने के अधिकार से वंचित ना किया गया। उसने मान लो केस कर दिया, उसके ऊपर मान लो जो उसने गड़बड़ी करी थी उसके ऊपर केस हो गया, ठीक है, तो उसकी जो है सदस्यता जो है से जो है उसको वंचित कर दिया, तो दोबारा उसको जो है पुनः नहीं चुना जाएगा, ठीक है। ये हमारा पॉइंट का मतलब ये निकल के आया, ठीक है। आगे देखेंगे आर्टिकल हमारा 85 क्या कहता है। 85 हमारा कहता है कि संसद के सत्र, सत्रावसान और या फिर विघटन, ठीक है। सत्रावसान किस तरीके से हो सकता है, संसद के सत्र देखेंगे हम इसमें कितने प्रकार के होंगे, और विघटन जो है इसका कौन कर सकता है। तो हम इसमें देखेंगे सत्र को आहूत अथवा समन राष्ट्रपति करता है, मतलब जो है सत्र को बुलाना और बुलाने का जो कार्य करता है, सत्र को आहूत करना, ये हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्य होता है, ठीक है। आगे देखेंगे हमारे जो सत्र होंगे, एक तो हमारा बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक हमारा शीतकालीन सत्र होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे हमारा जो बजट सत्र चलता है वह 1 फरवरी से 23 अप्रैल तक हमारा बजट सत्र चलता है, ठीक है। फिर आता है हमारा मानसून सत्र। मानसून सत्र जो चलता है 1 जून से 25 सितंबर तक हमारा मानसून सत्र चलता है। फिर आता है हमारा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जो है वो 14 नवंबर से 25 जनवरी तक चलता है, ठीक है। दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, संविधान में जो कहा गया है हमारा कि 1 वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने अनिवार्य हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी सत्र कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो है आपको 2 सत्र करने अनिवार्य होंगे, ये हमारा देश के संविधान में कहा गया है, ठीक है। इसको जो है जो सत्र हैं हमारे, इनको हम इस तरीके से याद कर लेंगे, BMW, यानी कि बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सत्र, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला है हमारा, एक होता है हमारा लैम डक सत्र। लैम डक सत्र क्या होता है, इसमें देखेंगे कि पुरानी लोकसभा के वह सदस्य जो नई लोकसभा में नहीं चुने जाते हैं। लैम डक सत्र वो होता है, मान लो हमारे चुनाव हुए, अभी जो 2024 में चुनाव हुए हैं, ठीक है, जो पहले के थे हमारे 2019 वाले चुनाव में जो मंत्री वगैरह बने थे, सदस्य थे, वो मान लो उसमें 2024 में हमारे जो है आकर के हार गए, ठीक है, तो वो उनकी सदस्य तो वहाँ से ख़त्म हो गई, तो जो उनका सत्र होगा एक लास्ट का, तो उसी को ही हम लैम डक सत्र कहते हैं, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप इसको जो है नोट कर लेना, ठीक है। यह लोकसभा का आखिरी सत्र होता है जो लैम डक सत्र होता है, क्योंकि जो सदस्य होते हैं हमारे वो हमारी नेक्स्ट लोकसभा में नहीं चुने जाते हैं, तो जो उनका
आखिरी सत्र होगा उसी को ही हम लैम डक सत्र कहेंगे। एक आता है हमारा स्थगन, ठीक है। स्थगन कौन करता है, सही है। सदन का स्थगन जो होगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, सदन का पीठासीन अधिकारी करता है, ठीक है। अनिश्चित काल के लिए किया गया स्थगन साइन डाई स्थगन कहलाता है, ठीक है। जो सदन का स्थगन होगा उसकी बैठक का जो स्थगन किया जाएगा सदन की, तो वो कौन करेगा, तो उसका जो है पीठासीन अधिकारी करेगा। पीठासीन अधिकारी कौन होता है, लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होगा और राज्यसभा में जो है राज्यसभा का सभापति होगा, ठीक है। और यदि जो है मान लो कोई अनिश्चित काल है, मतलब कोई निश्चित नहीं कर दिया कि इतने दिनों के लिए, कोई कहा नहीं गया, बस खाली ये कर दिया उन्होंने कि वहाँ का जो सत्र है वो स्थगन कर दिया उसको, तो मतलब उसका जो काल है, उसका जो समय है निश्चित नहीं किया गया है, तो जो निश्चित नहीं किया गया तो उसको हम साइन डाई स्थगन कहलाता है वो, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला हमारा सत्रावसान, ठीक है। सत्रावसान जो है कौन करता है और ये किसके द्वारा किया जाता है, यह राष्ट्रपति का कार्य होता है सत्रावसान करना, ठीक है। और यह मंत्री परिषद यानी प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। यदि प्रधानमंत्री कहेगा कि सदन को जो हमारा मंत्री परिषद हो, मंत्री परिषद में हमारा प्रमुख कौन होता है, मैंने आपकी कल की वाली क्लास में बताया था आर्टिकल 74 75 के तहत जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो उसमें ये कहता है कि यदि यह राष्ट्रपति का कार्य है सत्रावसान करना, और ये जो करता है ये प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, ठीक है, राष्ट्रपति। सत्रावसान का बिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। भारत में जो है जो सत्रावसान, मान लो हमारा कोई सत्र चल रहा है, ठीक है, और मान लो उस सत्र में जो कोई बिल आया, ठीक है, उसमें लोकसभा या राज्यसभा से वो बिल पास हो जाता है, ठीक है, किसी एक सदन से वो रह जाता है पास होने से, तो और उसी के साथ ही हमारा जो हमारा सत्र चल रहा होता है उसका सत्रावसान कर देते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। जो हमारा बिल होता है उस बिल पर जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता भारत के अंदर। लेकिन अपवाद जो है इसका यहाँ से पूछ लेता है कि कहाँ पर इसका जो बिलों पर प्रभाव पड़ जाता है, इंग्लैंड में जो है वो बिल जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, इंग्लैंड इसका अपवाद है, ठीक है। आगे देखेंगे हम विघटन, जो हमारा सत्र का विघटन होगा वो किस तरीके से होगा। विघटन जो होता है केवल लोकसभा का होता है, क्योंकि मैं अभी आपको बता करके आ चुका हूँ जो राज्यसभा है हमारा एक स्थायी सदन है, उसका विघटन कभी नहीं होता, ठीक है। विघटन जो होगा केवल लोकसभा का होगा, राष्ट्रपति के द्वारा इसका विघटन किया जाता है लोकसभा का। लोकसभा के 5 वर्ष पूरे होने पर या जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने की सलाह देंगे तो उसका विघटन कर दिया जाएगा, ठीक है। या तो 5 वर्ष पूरे होने पर उसका विघटन हो जाएगा, ठीक है। यदि 5 वर्ष नहीं पूरे हो रहे हैं और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा का विघटन करने की सलाह देती है तब भी राष्ट्रपति को विघटन लोकसभा का कर देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आगे है हमारा अगला पॉइंट है हमारा कि यदि सरकार को पता चल जाए कि उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है तो उसके कहने पर राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन नहीं करेंगे। मान लो उसमें ये देख लेते हैं हम कि जैसे विपक्ष है, ठीक है, सरकार के प्रति वो एक अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहा है, ठीक है, और उसमें सरकार को लग रहा है कि ये हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है ये पूरी तरीके से सफल हो जाएगा, ठीक है। तो सरकार को ये लगता है कि अगर ये सफल हो गया अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, तो इसमें हमारी सरकार गिर जाएगी। तो सरकार ये सोचती है, जो हमारा मंत्रिपरिषद है, ठीक है, वो ये सोचती है कि हम अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही हम राष्ट्रपति को सलाह दे दें कि हमारी जो विघटन है, जो लोकसभा है इसका विघटन कर दें, ठीक है, ठीक है। उसमें तो राष्ट्रपति जो है उनके कहने पर लोकसभा का विघटन नहीं करेंगे। दोस्तों जो हमारी आगे क्लास होगी हम उसमें ये भी देखेंगे कि प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, हम सभी को पूरी तरीके से देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास में लास्ट तक बने रहना, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि विघटन का बिलों पर प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। जो हम मान लो जो है लोकसभा का हमारा विघटन हो गया तो बिलों पर प्रभाव क्या बनेगा, हमारा बिल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा या समाप्त नहीं होगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इसको नोट करते हुए चलना। इसमें हमारा पहला पॉइंट ये है, यदि कोई बिल लोकसभा से पास हो गया हो और राज्यसभा के पास चला गया हो और लोकसभा विघटित हो जाए तो बिल समाप्त हो जाएगा। इसका देखो मतलब यह है, यदि कोई बिल लोकसभा से पास हो जाए, ठीक है, कोई बिल आया लोकसभा में, वो पहले पेश हो गया, लोकसभा से उसको जो है पास कर दिया गया, ठीक है, पास होने के बाद में वो राज्यसभा के पास चला गया हो, ठीक है, राज्यसभा के वो पास चला गया हो, ठीक है, लोकसभा से तो वो पास होकर के राज्यसभा हमारा पहुंच गया, ठीक है, राज्यसभा ने उस पर विचार विमर्श राज्यसभा भी कर रही है उस पर, लेकिन राज्यसभा से पास होने से पहले लोकसभा जो है विघटित हो जाती है तो वो बिल जो है पूरी तरीके से हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों इसको आप जो है सही करके समझते हुए चलना, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं कथन के रूप में, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा ये है कि दूसरा पॉइंट, इसको भी आप नोट करना, इसमें कहा गया है कि लोकसभा से पास हो जाता है, ठीक है, और राज्यसभा से भी पास हो जाता है और राष्ट्रपति के पास पहुंचने पर लोकसभा विघटित हो जाए तो बिल जो है समाप्त नहीं होगा। इसमें कहा गया है कि कोई बिल है हमारा लोकसभा में, उसको पेश किया गया तो वह लोकसभा से भी पास हो गया,
फिर लोकसभा से पास होने के बाद में वो राज्यसभा गया, ठीक है, राज्यसभा से भी पास हो गया, और राज्यसभा से पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास पहुंचने पर, राष्ट्रपति के पास वो पहुंच जाता है, तो उस पर जो राष्ट्रपति अपने विचार विमर्श करेंगे, तो अपने पास रखेंगे कुछ दिन विचार विमर्श करने के लिए, ठीक है। तो जब तक वह राष्ट्रपति जो उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं तो सही है, उसी समय पर लोकसभा हमारी जो विघटित हो जाती है, तो बिल जो है हमारा समाप्त नहीं होगा, बिल ऐसे ही बना रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, यदि लोकसभा से पास हो जाए, राज्यसभा से भी पास हो जाए और राष्ट्रपति के पास जो पुनर्विचार के लिए है, तो बिल जो है हमारा बचा रहेगा। इसका मतलब है लोकसभा ने ही पास कर दिया, राज्यसभा ने ही पास कर दिया, पास होने के बाद में फिर जो हमारा तीसरा नंबर जो आता है राष्ट्रपति के साइन होने के लिए जाता है वो, ठीक है। राष्ट्रपति उस पर जो है पुनर्विचार के लिए, और जो है उस बिल को राष्ट्रपति ने विचार विमर्श किया, विचार विमर्श करने के बाद में राष्ट्रपति जो है उसको पुनर्विचार के लिए जो है दोबारा लोकसभा राज्यसभा उसको जो है लोकसभा में भेज रहे हैं, ठीक है। तो जो बिल हमारा, और उसी समय हमारी जो विघटित हो जाती है लोकसभा, तो वो बिल हमारा जो है पूरी तरीके से बचा रहेगा, ठीक है, यानी कि समाप्त नहीं होगा। अगला पॉइंट है हमारा इसमें कि लोकसभा से पास हो जाता है बिल और राज्यसभा पास नहीं करती है, ठीक है। इसमें जो है बिल मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, ठीक, और राज्यसभा जो है उसको पास होने, लोकसभा से पास होने के बाद में दूसरे सदन में जाएगा, तो उसमें जो है राज्यसभा हमारी जो उसको पास नहीं करती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो राष्ट्रपति जो है इस पर संयुक्त बैठक बुलाएंगे, ठीक है। और इसी बीच लोकसभा विघटित हो जाती है, तब भी बिल बचा रहेगा, ठीक है। उन्होंने मान लो संयुक्त एक, इसमें इसका मतलब ये है, इसको हम देखेंगे कि लोकसभा में कोई हमारा जो है विधेयक आया, ठीक है, विधेयक लोकसभा आने के बाद में लोकसभा ने उसको पास कर दिया, लोकसभा से पास होने के बाद में वो राज्यसभा में जाएगा दूसरे सदन में, यानी ठीक है, तो राज्यसभा उसको जो पास नहीं करती है, तो इसी बीच जो हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे वो एक संयुक्त बैठक बुलाएंगे, ठीक है। और मान लो जो बैठक बुलाई गई और उसी बीच में जो है हमारी लोकसभा विघटित हो जाती है, तब भी बिल जो है पूरी तरीके से बचा रहेगा, ठीक है। ये जो है बिलों पर इसमें प्रभाव पड़ता है, ठीक। आगे देखेंगे, आगे ये हमारा है कि अनुच्छेद हमारा 86 इसमें क्या कहता है। दोस्तों इसमें जो है मैंने आर्टिकल्स को भी कवर करते हुए चला हूँ और बिल्कुल थ्योरी बेस हम इसमें कर रहे हैं, तो दोस्तों साथ में जो अपना लास्ट तक बनाए रखना। आर्टिकल हमारा 86 कहता है कि दोनों सदनों में भाषण देने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 86 जो है हमारा, ये राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों में जो है भाषण देंगे और संदेश भेजेंगे, जो ये राष्ट्रपति का हमारा अधिकार होता है। आर्टिकल हमारा 87 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। इसमें जो है राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण को कहा गया है कि राष्ट्रपति जो अपना विशेष अभिभाषण होंगे वो किस किस समय पर देंगे, ठीक है। तो इसमें है कि प्रत्येक नई लोकसभा की पहली बैठक और प्रत्येक वर्ष की पहली बैठक पर जो है, मान लो जो कोई लोकसभा हमारी चुन करके आई, ठीक है, तो जो लोकसभा की पहली बैठक होगी, जो नई लोकसभा की पहली बैठक होगी, उसमें राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देंगे, ठीक है। और जो ठीक है, और प्रत्येक वर्ष की जो है पहली बैठक पर भी राष्ट्रपति इसमें अपना अभिभाषण देंगे, यह हमारा 87 आर्टिकल कहता है, ठीक है। अनुच्छेद हमारा 88 क्या कहता है, इसमें जो है मंत्रियों और भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद में बोलने और भाग लेने का अधिकार हमारा दिया गया आर्टिकल 88 के द्वारा, ठीक है। जो हमारे मंत्री होंगे, हमारे संसद के जो मंत्री हैं, लोकसभा और राज्यसभा के संसद हैं, जो सांसद हैं, उनको जो है बोलने और जो सभाओं में भाग लेने का अधिकार है। और इसी में ही दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि AGI महान्यायवादी, उसको भी आर्टिकल 88 के द्वारा जो है बैठकों में भाग लेने का अधिकार होता है, ठीक है। लेकिन वो मत नहीं दे सकता, अपना बोल सकता है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आगे आता है हमारा आर्टिकल 89 में हमारा क्या कहा गया है कि राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का कार्यकाल, ठीक है। अभी हम दोस्तों इसमें राज्यसभा को कर रहे हैं, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है लोकसभा को बिल्कुल विस्तार से देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का कार्यकाल दे रखा है, ठीक है। दोस्तों इसमें बता दूं मैं आपको, जो सभापति का कार्यकाल होता है वो हमारा 5 वर्ष का इसमें कार्यकाल होता है सभापति का, ठीक है। और सभापति जो होता है हमारा, भाई इसका पदेन सदस्य होता है वो राज्यसभा का जो है, ये जो हमारा उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के जो है पदेन सभापति होंगे, ठीक है। और आगे देखेंगे हमारा उपसभापति जो होता है, इसका जो कार्यकाल होता है उपसभापति का, ये 6 वर्ष का होता है, क्योंकि जो उपसभापति होता है वह जो है उसी सदन का चुना हुआ एक व्यक्ति होता है, जो सभापति उपसभापति होता है, ठीक है। सभापति जो उस सदन का नहीं होता है, ठीक है, राज्यसभा का, इसलिए उसका जो हमारा सभापति है, इसलिए उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जो उपसभापति है वो सदन का ही एक सदस्य होता है, तो इसलिए उसका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। और इसीलिए मैं आपको बता चुका हूँ कि राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, क्योंकि वह एक निश्चित सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है, 6 वर्ष का, और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य हमारे सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल हमारा 90 क्या कहता है कि अनुच्छेद 90 कि उपसभापति का पद का रिक्त होना
और पदत्याग एवं पद से हटाए जाना। ठीक है, आर्टिकल हमारा 90 में यह है कि उपसभापति जो होगा, उपसभापति, ठीक है, उसका पद कैसे हमारा रिक्त होगा। ठीक है, और वो अपना पद जो है, तो वो मान लो जो है अपने पद का जो इस्तीफा देगा ना उपसभापति, तो वह सभापति को अपना इस्तीफा देगा। इसमें आर्टिकल हमारा 90 में ही कहा गया है कि जो अपना उसका पद जो रिक्त, उसको जो पद से हटाया जाएगा, ठीक है, वो अपनी स्वयं की मर्जी से भी अपना इस्तीफा दे सकता है। तो इसमें ये कहा गया है कि उपसभापति जो होगा अपना इस्तीफा यह सभापति को देगा। ठीक है, लेकिन सभापति जो होगा वो अपना इस्तीफा उपसभापति को ना दे करके राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा देगा वो लोग हमारे राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, इसमें यह है आर्टिकल हमारा 91 ये कहता है कि सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य की शक्ति। ठीक है, आर्टिकल हमारा 91 ये कहता है कि यदि मान लो सभापति नहीं है सदन में, तो जो उसकी कार्य करने की शक्तियाँ होंगी सब, ठीक है, तो वो किसको प्राप्त होंगी, तो वो हमारे उपसभापति को समाप्त होंगी। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति नहीं होते थे तो राष्ट्रपति के कार्य उपराष्ट्रपति करते थे, इसी तरीके से जब सभापति नहीं होंगे तो सभा जो हमारे सदन को चलाएगा वो उपसभापति चलाएगा, और जो उसकी सारी शक्तियाँ होंगी वो उपसभापति को प्राप्त होंगी। ठीक है, आगे देखेंगे हमारा आर्टिकल 92 हमारा क्या कहता है कि 92। ठीक है, जब सभापति एवं उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन न होना। दोस्तों इसको जो है आप समझ के चलना कि आर्टिकल 92 हमारे क्या कहता है कि मान लो सभापति और उपसभापति दोनों को पद से हटाए जाने का संकल्प जो है विचाराधीन चल रहा है। ठीक है, सदन में जो है बात चल रही है, मतलब जो विधेयक आया कि एक प्रस्ताव आया कि इन दोनों को हटाने के लिए सभापति और उपसभापति को, ठीक है, विचार विमर्श उस पर हो रहा है, तब जो है उनका पीठासीन न होना, मतलब जो जो उनकी शक्तियाँ होंगी उस समय वो जो है एक सभापति और उपसभापति की जो उनकी शक्तियाँ होती हैं वो उस समय पर नहीं होंगी, जब उनके जो उनको पद से हटाए जाने की बात जो है विचाराधीन में चल रही हो, तब वह उनकी जो शक्तियाँ मान लो जो सभापति और उपसभापति उनके पास जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं उस समय पर नहीं होंगी, यानी कि उस समय जो उसके पीठासीन नहीं होंगे, जैसे अन्य सदस्य होते हैं हमारे संसद के जो राज्यसभा के, उसी तरीके से वह होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम संसद के कामकाज। इसमें हम देखेंगे संसद के कामकाज जो हैं किस तरीके से होते हैं। ठीक है, एक तो होता है इसमें हमारा प्रश्नकाल, एक शून्यकाल, एक होता है हमारा आधे घंटे की चर्चा, एक होता है अल्पकालीन चर्चा और एक होता है हमारा प्रस्ताव। ठीक है, इसमें देखेंगे दोस्तों हम जो हमारा प्रश्नकाल है ये प्रश्नकाल जो है हमारे, इसमें किस तरीके के हम प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्यकाल हमारा क्या होता है, आधे घंटे की चर्चा हमारी किस प्रकार से होती है, अल्पकालीन चर्चा में क्या क्या होता है, और प्रस्ताव हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, इस तरीके से सही हम इनको पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे हम देखेंगे इसमें प्रश्नकाल, हमारा प्रश्नकाल क्या होता है। ठीक है, प्रश्नकाल जो है हम 3 प्रकार से इसमें प्रश्नकाल में जो है 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला हो जाता है हमारा तारांकित प्रश्न, दूसरा होता है हमारा अतारांकित प्रश्न और तीसरा होता है हमारा अल्प सूचना प्रश्न। ठीक है, इसमें देखेंगे हम पहले में हमारा तारांकित प्रश्न जो है क्या होते हैं। इसमें मंत्रियों को मौखिक प्रश्न देने होते हैं। ठीक है, और अनुपूरक प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं और इनका जवाब देने के लिए 10 से 15 दिन का समय होता है। इसमें यह है कि जो है मान लो कोई मंत्री है, ठीक है, उसके पास वो कोई विभाग है, ठीक, और वो भी सदन में ही है, और जो मान लो अन्य सदस्य हैं, ठीक है, विपक्ष के, तो वो उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो जो वो उसका ठीक है लिख करके उसका जवाब नहीं, तारांकित प्रश्न ये होता है कि आप लिख करके नहीं पूछ सकते, उसमें आप डायरेक्ट ही मुँह जबानी उससे उनके जो है आंसर ले सकते हैं। और जो हमारा मंत्री होगा उसको जो है 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है कि आप 10 से 15 दिन के अंदर इनका जवाब हमको सदन के अंदर दे सकते हैं। ये हमारे तारांकित प्रश्न होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे हम, आगे आता है हमारा अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न क्या होता है कि मंत्रियों को लिखित जवाब देना होता है, मतलब जो है लिख करके वो उसका जवाब देंगे, ये नहीं कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा और उन्होंने डायरेक्ट उसका जवाब दे दिया, इस तरीके से नहीं है। उनको जो लिखित रूप में उसका जो अतारांकित में है कि लिखित रूप में उसका जो उनको जवाब देना होगा, और इसमें जब भी जवाब देने के लिए 10-15 दिन का समय दिया जाता है कि तुम जो है इसका जवाब लिखित रूप में 10 से 15 दिन में दे सकते हो। ये हमारे अतारांकित प्रश्न आ जाते हैं। एक होता है हमारा अल्प सूचना प्रश्न। क्या होता है, इसमें जो है कम समय के अंतराल पर पूछे जाने वाले प्रश्न जो है अल्प सूचना प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें प्रश्नों पर विलंब नहीं किया जा सकता। ठीक, और यह 1 से 2 दिन के समय पर पूछा जा सकता है और यह लोक महत्व के प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि जो भी प्रश्न होंगे इनमें जो है बिल्कुल भी देरी नहीं होगी, 1 से 2 दिन में जो इनका जवाब देना होता है, और ये जो होंगे लोक महत्व के प्रश्न होंगे, लोक महत्व के यानी कि जनता से संबंधित प्रश्न होंगे। डायरेक्ट जो जनता से संबंधित इन प्रश्नों को रखा जाता है सदन में, जैसे कि मान लो अभी कोरोना आया था तो उससे संबंधित जो प्रश्न थे वो सदन में डायरेक्ट पूछे जा सकते, और जो है इनको जो प्रायोरिटी दी गई थी। मान लो संसद में कोई और
मान लो सदन में कोई और बिल पर चर्चा चल रही है, ठीक है, उसी समय पर बाढ़ आ गई, ठीक है, बहुत भयंकर, या फिर कोरोना आ गया, महामारी आ गई, तो उसको रोक करके हम जो इनके ऊपर हम लोक महत्व के प्रश्न हैं इनको हम रख सकते हैं, और इनके लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाता, जवाब देने के लिए 102 दिन के अंदर ये पूछे जाते हैं। मतलब जो है ये मतलब जो विलंब वाले प्रश्न नहीं होते हैं, जो हमारे अल्प सूचना प्रश्न होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे हम, आगे हो जाता है हमारा शून्यकाल। शून्यकाल की जो शुरुआत हुई थी ये 1962 से ये जोड़ा गया था, ठीक है, संविधान के अंदर, मतलब संसद में इसको 1962 से शुरू किया गया है, और इसमें कोई भी सांसद किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। इसमें जो पूरी छूट होती है शून्यकाल में कि कोई भी मंत्री जो है, मतलब जो कोई भी सांसद है, किसी भी मंत्री से किसी भी तरीके का प्रश्न पूछ सकता है कि तुमने सदन के मतलब 5 साल में क्या करा, क्या नहीं करा, उसका ब्यौरा दो, पूरी तरीके से शून्यकाल के अंदर ये पूछ लेता है। एक होती है हमारी आधे घंटे की चर्चा, ठीक है। आधे घंटे की चर्चा हमारा क्या होता है, इसमें देखेंगे हम कि सदन के अध्यक्ष से अनुमति के बाद, ठीक है, जो आधे घंटे की चर्चा होती है, इसमें पहले जो सदन मान लो जो है लोकसभा में चलेगी तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा उससे अनुमति लेनी पड़ेगी, और राज्यसभा में होगी तो राज्यसभा के सभापति से इसमें अनुमति लेनी होगी, ठीक है। बिना अनुमति के आधे घंटे की चर्चा हमारी नहीं होती है, ठीक है। पहले तो सदन का हमारा पीठासीन अधिकारी होगा, उससे हमें इसमें जो है अनुमति लेनी होगी, और ये जो आधे घंटे की चर्चा चलती है ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है, ठीक है। ये सप्ताह में 3 दिन हम इसको रख सकते हैं लोकसभा में, ठीक है। राज्यसभा में किसी भी दिन हो सकती है सभापति की अनुमति के बाद, ठीक है। इसमें बता दूं मैं आपको, जो लोकसभा में चलेगी ना ये चर्चा, तो ये सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को चलेगी लोकसभा के अंदर, जो सदन का हमारा अध्यक्ष होगा उसकी अनुमति के बाद, और राज्यसभा में ये जो है किसी भी दिन हो सकती है, लेकिन होगी तभी जो सभापति होगा उसकी अनुमति के बाद ही, ठीक है। आगे देखेंगे हम, अगला आ जाता है हमारा अल्पकालीन चर्चा। अल्पकालीन चर्चा हमारी क्या होती है, ये अविलंबनीय लोक महत्व पर अविलंबनीय लोक महत्व पर जो है चर्चा होती है। इसमें इसके लिए 2 घंटे का समय होता है, ठीक है। सदन के अध्यक्ष की अनुमति अथवा पूर्वानुमति पर यह होती है, ठीक है। इस जो अल्पकालीन चर्चा होती है इसके लिए समय दिया जाता है, 2 घंटे का इसमें समय दिया जाता है, और यह जो है वो वाले इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो चर्चा होती है कि लोक महत्व के कारण, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोरोना महामारी आई थी उस समय पर उसको जो है अविलंबनीय था वो, ठीक है, उस पर जो है विलंब नहीं किया जा सकता, उसमें जो है जल्दी से जल्दी डिसीजन लेना होता था, और ये इस पर जो है 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। दोस्तों आज जो हमने क्लास की अपनी, आज हमने संसद को पूरी तरीके से देखा है, ठीक है। इसमें कुछ पार्ट रह गए हैं संसद के, कि जो हमारी संसद की समितियां हैं, संसद के जो प्रस्ताव हैं, ठीक है, उनको हम अगली क्लास में देखेंगे, और लोकसभा से संबंधित लोकसभा को जो पूरी तरीके, आज हमने राज्यसभा को देख लिया, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल वगैरह हमने पूरी तरीके से देखा है। अब इसमें हमारा संसद का थोड़ा सा पार्ट रह गया है, उसमें हमारे संसद के प्रस्ताव वगैरह रह गए, ठीक है, और जो हमारी संसद की समितियाँ हैं जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, इस तरीके से, तो हम उनको भी जो कल वाली क्लास में अपने पूरी तरीके से देखेंगे। अगर आप हमारी ये शाम वाली क्लास नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों इसको हम अभी आप जो है सीरियसली ले लीजिए, क्योंकि पता नहीं कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन हमारा कब तक आ जाए, क्योंकि यूपी सरकार जो है इस टाइम फुल मूड में चल रही है, ठीक है, और आपका यूपीपी का रिजल्ट भी अक्टूबर के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।